नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। उत्तर प्रदेश की सियासत में आज एक ऐसा बयान सामने आया जिसने राजनीतिक गलियारों में भूचाल ला दिया। भूचाल क्यों आया वो भी सुनिए। चायल से विधायक पूजा पाल ने समाजवादी पार्टी और उनके मुखिया अखिलेश यादव पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोला है। पूजा पाल ने कहा कि अगर आज प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार होती तो शायद वो जिंदा नहीं होती। यह सिर्फ एक आरोप नहीं है बल्कि एक ऐसी पीड़ा है जो सालों से सियासत और अपराध के गठजोड़ पर सवाल उठा रही है। पूजा पाल ने अपनी सुरक्षा का पूरा श्रेय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिया और कह दिया कि सीएम योगी धुरंधर है। अब धुरंधर भी इन दिनों खूब चर्चा में है और इस बात का भी दावा किया कि योगी सरकार ने अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे माफियाओं के नेटवर्क को खत्म कर दिया। अब दूसरी तरफ सपा पर गंभीर आरोप लगा है कि अपराधियों को संरक्षण देने का ये जो आरोप लगा है, जिसके बाद से पूरा सपा कुनबा जो है वो बौखलाया हुआ है। लेकिन अब इस बयान पर कई सवाल भी खड़े हो गए हैं। क्या वाकई में यूपी की राजनीति में कभी माफियाओं का इतना गहरा प्रभाव था? क्या अखिलेश यादव को इन आरोपों पर अब खुलकर जवाब देने की जरूरत है? क्या पूजा पाल का दर्द व्यक्तिगत अनुभव है या एक बड़े सिस्टम की सच्चाई है? और इससे भी ज्यादा अहम कि क्या कानून व्यवस्था का मुद्दा फिर से 2027 के चुनाव का सबसे बड़ा एजेंडा बनेगा? क्या जनता माफिया बनाम सरकार की इस बहस में अपना फैसला तय कर चुकी है या अभी भी कई परतें खुलनी बाकी हैं? तो आज हम बात करेंगे इसी मुद्दे पर, लेकिन सबसे पहले आपको सुनवाते हैं विधायक पूजा पाल का वो बयान जिसने यूपी की सियासत में भूचाल ला दिया है। तो हम आपको पूजा पाल का बयान सुनाएं उससे पहले जिस तरीके का ये बयान सामने आया पूजा पाल का, आपको मैं थोड़ा पीछे लेकर जाना चाहूंगी और आपको याद दिलाऊंगी कि पूजा पाल जिनके पति राजू पाल की हत्या करवाई थी, और हत्या किसी और ने नहीं बल्कि अतीक अहमद ने करवाई थी। अतीक अहमद एक समय जब विधायक बने तो उसके बाद से पूजा पाल के पति राजू पाल उनके अगेंस्ट में खड़े थे, लेकिन अतीक अहमद ने एक बार जीत हासिल की। इसके बाद दूसरी बार जब वो चुनाव लड़े, क्योंकि जब अतीक अहमद सांसद बने तो वो सीट फिर से खाली हो गई और उसके बाद अगेंस्ट में पूजा पाल के पति यानी कि राजू पाल खड़े हुए और अतीक का भाई अशरफ आमने सामने थे। अशरफ को हार का सामना करना पड़ा और इस बात से बौखलाहट साफ देखने को मिली। दिन दहाड़े राजू पाल की हत्या करवा दी गई, जिसके बाद वो सीट बसपा से पूजा पाल ने उस पर जीत हासिल की और पूजा पाल विधायक बनकर आई। 2012 में पूजा पाल ने बसपा छोड़कर सपा ज्वाइन कर लिया, जिसके बाद से देखिए जो ये बवाल है वो देखने को मिल रहा है। पूजा पाल आज से ही नहीं बल्कि कई मायनों में योगी सरकार की तारीफ कर चुकी है, सीएम योगी की तारीफ कर चुकी हैं। देखिए, इस पे मैं यही कह सकती हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के एक धुरंधर मुख्यमंत्री हैं और जिन्होंने अतीक और मुख्तार जैसे माफियाओं के साम्राज्य का अंत किया है। एक फिल्म ने समाजवादी पार्टी और अतीक अहमद के बीच के संबंधों के सच्चाई को उजागर कर दिया है। अतीक अहमद सपा के संरक्षण में रह करके एक दीमक की तरह देश को भीतर से खोखला कर रहा था। तो सुना आपने कि पूजा पाल ने क्या कहा कि अतीक अहमद देश को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा था। और किसका संरक्षण था? सपा का। सपा का संरक्षण अतीक अहमद, बिल्कुल उसके सर पर जुनून सवार था सियासत का, माफियागिरी का। अब ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं। धुरंधर 2 पर घमासान है। अब देखिए, चायल विधायक पूजा पाल का आज सपा पर यह बड़ा और बहुत ही सीधा हमला सामने आया, जिसके बाद से पूजा पाल को निष्कासित कर दिया गया। फिल्म में अतीक अहमद की एंट्री पर नया विवाद खड़ा हो गया और अतीक अहमद ने मेरी हर तरह लोगों की हजारों जिंदगियां जो है वो बर्बाद की हैं। मेरे परिवार की तरह कई परिवार को उसने हमेशा के लिए तबाह किया। ये बात पूजा पाल कह रही हैं। समाजवादी पार्टी के संरक्षण में अतीक का पूरा साम्राज्य खड़ा हुआ था। अतीक देश को दीमक की तरह धीरे धीरे खोखला कर रहा था। बयान में सुना आपने कि पूजा पाल ने कई बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। अतीक अहमद सपा का सबसे बड़ा फाइनेंसर था और धुरंधर 2 फिल्म को लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत अब तेज हो गई है। धुरंधर 2 ने अब तक 800 करोड़ की कमाई कर ली है। इधर चायल से विधायक पूजा पाल ने सपा की विधायक जो कि बागी, उन्हें निष्कासित कर दिया गया, इसलिए क्योंकि पूजा पाल ने सच बोला है। अब भाई, सच बोलना अगर इतना बड़ा गुनाह है, और गुनाह तो है भी, तभी पूजा पाल को सजा भी इस बात की मिल रही है। आज चर्चा हम इसी मुद्दे पर करेंगे।
तो आज की चर्चा हम इसी बात पर करेंगे कि आखिर सपा प्रमुख जिस तरीके से बागी विधायकों को निष्कासित कर रहे हैं, क्या इससे उनकी समस्या खत्म हो जाएगी? इसी बात पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। बीजेपी से डॉक्टर अविरल मलिक आज बीजेपी का पक्ष रखेंगे, डॉक्टर नितेंद्र यादव सपा का पक्ष रखेंगे और सपा की तरफ से जो काम किया जा रहा है, ये जो पूजा पाल को निष्कासित करके उन्होंने एक अलग सा चेहरा जो है सपा का दिखाया है, उसके ऊपर सफाई पेश करेंगे। साथ ही पंकज पांडे सर जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहले मैं चर्चा की शुरुआत करूं, नितेंद्र यादव जी, सबसे पहले ये आप ही से होगी। सबको पता है कि आंख बंद कर लेने से अंधेरा जो हुआ है वो दिखना बंद हो जाएगा, ये तो हो नहीं सकता। लेकिन फिर भी जब सच्चाई अगर कोई बोल रहा है तो अखिलेश यादव अपने नेताओं को भरोसे में लेने से ज्यादा उन्हें निष्कासित करना पसंद कर रहे हैं। इसका तो साफ मतलब है ना कि जो हो चुका है हम उसको भी ठीक नहीं करेंगे, और जो कोई ठीक करवाना चाहता है हम उसकी सुनेंगे नहीं, क्योंकि करता धरता तो पार्टी के हम ही है। अब सबको ये भी पता है कि अखिलेश यादव की पैराशूट लैंडिंग किस तरीके से हुई थी, अचानक से राजनीति में एंट्री और उसके बाद सीधे मुख्यमंत्री। नितेंद्र जी। धन्यवाद। सबसे पहले तो यहीं से शुरू किया जाए कि माननीय अखिलेश यादव जी की पैराशूट लैंडिंग सीधे मुख्यमंत्री। अब मुझे नहीं लगता है कि आप कितने दिनों से पत्रकारिता के फील्ड पे हैं, लेकिन वो मुख्यमंत्री बने हैं 2012 में और वो सांसद बने थे 1999 में, और 99 से लेकर के 2012 तक का सफर एज ए पार्लियामेंटेरियन तय किया। और समाजवादी पार्टी में पहला पद था उनका युवा आंदोलनों का प्रभारी। युवा आंदोलनों का प्रभारी आप समझते होंगे कि जब उस समय की विपक्ष की सरकारें, मायावती जी की सरकार रही, बीजेपी की भी सरकार रही, उस समय युवा आंदोलनों का प्रभारी। और जो वही आदरणीय अखिलेश यादव ने जब समाजवादी पार्टी के पार्टी कार्यालय में सीधे सीधे गोली चलाई जा रही थी तो अपने दोनों हाथ पीछे बांध करके पुलिस की गोलियों का सामना कर रहे थे। अगर इसको आपको पैराशूट लैंडिंग लगती है तो मुझे लगता है कि फिर तो कोई टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। चलिए ठीक है, ये ठीक है, आपने इस बात को डिफेंड किया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब जो मेन सवाल है ना उस पर वापस आते हैं कि जो आपके बड़े नेता हैं, जो आपके विधायक है, अगर आपको आईना दिखा रहे हैं और आप आईना देखने की जगह आप आईने को तोड़ देते हैं तो इससे सच्चाई छुप थोड़ी जाती है साहब। देखिए, आपने आपसे सवाल किया, मैं बड़ा सवाल आपने किया, उसके बड़ा जवाब भी होगा, ध्यान में सुनना होगा। समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाया जिसने, उसको विधायक किसने बनाया? समाजवादी पार्टी ने। और आज 4 साल से जब वो विधायक हैं तब तक उनको माफिया से डर नहीं लग रहा था। हत्या कब हुई अतीक अहमद की? जो वो जीवित था उस समय समाजवादी पार्टी ने किसको टिकट दिया था? पूजा पाल को। चुनाव आतिक अहमद के सामने मजबूती से करके उनको सदन के अंदर कौन लेके आया? समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी में जब तक आतिक अहमद जिंदा था तब तक पूजा पाल को डर नहीं लगा, तब वो समाजवादी पार्टी के अंदर थी। आतिक अहमद की मौत के बाद पिछले राज्यसभा के चुनाव में पूजा पाल ने पार्टी से बगावत की थी। किस लालच में? इस लालच में कि उनको कुछ बहुत बड़ा मंत्रिमंडल दिया जा रहा है। आज हम लोगों ने उनको मुक्त कर दिया है। पहले हमने 3 बागियों को मुक्त किया था, अभी तक उनको मंत्रिमंडल में शपथ नहीं कराई गई है। आज हमने उनको पूजा वर्मा को मुक्त कर दिया है कि शायद योगी जी इस बात को। एक सवाल जोड़ दूं सर, उमेश पाल की हत्या कैसे हुई थी सर? किसने किया था? कैसे हो गई थी? अतीक अहमद ने किया था। तो किस पार्टी में था? पूरा संरक्षण दिया था, किस पार्टी में था? विधायक बनाया था। मुख्य चश्मदीद गवाह जो था राजूपाल हत्याकांड का, उमेश पाल, हत्या हो गई। अतीक अहमद ने एक हत्या की, दोबारा से हत्या करवा दी, और उसके बाद आप कह रहे हैं आपने विधायक बना दिया, तो आपने बहुत बड़ा एहसान कर दिया। हत्या किसकी सरकार में हुई थी? हत्या किसकी सरकार में हुई थी? ये नहीं है ना सर, ये नहीं है। आप तो यहाँ पे बैठ के एहसान गिना रहे कि हमने पूजा पाल को विधायकी के लिए उतारा, हमने विधायक बना दिया, पर आप ये तो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि सबसे जो अहम था चश्मदीद, उसकी भी हत्या उसी दौरान हुई है। एहसान फरामोश है वो, पूजा वर्मा एहसान फरामोश है। तो आप अगर किसी को, अगर आप अपने पार्टी में अगर किसी को आप स्थान देते हैं तो इस नियत से देते हैं कि अगला पूरे जीवन आपका बखान करता रहे कि आपने उसे विधायक बनने का मौका दिया। जनता ने भी तो कुछ किया ना सर। झूठ बोलेगा। ठीक है, जब तक अतीक अहमद जिंदा था तब तक वो समाजवादी पार्टी में सुरक्षित महसूस कर रही थी। अतीक अहमद के मरने के बाद उनकी जान को खतरा हो गया। इससे ज्यादा बकवास और क्या हो सकता है? तो उनके पति की हत्या और किस सरकार में हुई थी? उमेश पाल की हत्या गवाह किस सरकार में हुई थी? योगी जी सरकार संरक्षण में हुई थी ना।
तब उनको डर नहीं लग रहा था। सर आपको पेट में दर्द क्यों हो रहा है सर? एक माफिया अगर मारा जाता है, किसी भी सरकार में मारा जाए, योगी जी ने तो नहीं विकास दुबे की जब मौत हुई थी, विकास दुबे का जब इनकाउंटर हुआ था तो योगी सरकार से कोई आया था क्या छाती पीटते हुए कि विकास दुबे को मार दिया, ब्राह्मण को मार दिया? नहीं आया ना। लेकिन अतीक अहमद की मौत के बाद से, अतीक अहमद की हत्या के बाद से आप लोग आ जाते कि क्यों मरवा दिया, कैसे हो गया? सर ऐसे काम थोड़ी चलेगा। पहले तो अपनी भाषा ठीक कर लीजिए, कौन छाती पीट रहा है? नहीं सर, जो है वो एक्चुअल है ना सर, जो है वो एक्चुअल है। एंकर महोदया, पहले आप मेरी भाषा अपनी ठीक करिए, मेरी बात को ठीक से सुनिए। अतीक को पहली बार जेल किसने भेजा था? 2017 में समाजवादी सरकार में। और उसी जेल में तमाम सुविधाएं किसने मुहैया करवाई थी सर? सपा ने करवाई थी। चलिए अब हम चलते हैं अविरल मलिक के पास। अविरल जी, ऐसी क्या कानून व्यवस्था आप दे रहे हैं जनता को, ऐसी क्या कानून व्यवस्था आप दे रहे हैं तमाम उन लोगों को कि लोग, किसी को दिखाई नहीं दे रहा, खासतौर पर विपक्ष को दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उसी विपक्ष के कुछ नेता हैं जो वो देख रहे हैं। क्या ऐसा आप कर रहे हैं कि उन लोगों को नजर ही नहीं आ रहा है और सीधे ये निष्कासन की कार्रवाई हो रही है? जी अविरल जी। अविरल जी, मेरा सवाल ये है कि एक ऐसी योगी सरकार ऐसी क्या कानून व्यवस्था जनता को मुहैया करवा रही है, या फिर उन तमाम यूपी वासियों को मुहैया करवा रही है जो विपक्ष के उन चंद नेताओं को दिखाई दे रहा है, लेकिन विपक्ष के उन नेताओं को दिखाई नहीं दे रहा है जिनको एक्चुअल में सत्ता पर काबिज होना है। 2027 का चुनाव मुहाने पर है। जनता को विश्वास में लेने से ज्यादा वो अपने ही नेताओं को निष्कासित करने में भरोसा रख रहे हैं। ना रील पे भरोसा कर रहे हैं, ना रियल पे भरोसा कर रहे हैं। क्या ऐसा मुहैया करवा रहे हैं आप? देखिए, जहाँ तक विषय एक तरीके से कानून व्यवस्था का जहाँ तक सवाल आता है, लॉ एंड ऑर्डर की जहाँ तक बात आती है, तो उत्तर प्रदेश में आज माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार है, मजबूत सरकार है और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था एक तरीके से बेहतर है और बेहद बेहतरीन है और किसी प्रकार से घटना आज उत्तर प्रदेश में घटित नहीं हो रही है। अगर कहीं किसी प्रकार की घटना कोई घटित होती है तो कठोरतम कार्रवाई की जाती है और प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से वास्ता रखता हो, आज उत्तर प्रदेश में सब स्वयं को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही निश्चित रूप से संभव हो पाया, ये बिल्कुल स्पष्ट है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय एक तरीके से आरोप प्रत्यारोप का, मैं सोचता हूँ आरोप प्रत्यारोप अगर कोई कर रहा है तो निश्चित रूप से करता है जो विपक्ष के द्वारा भारतीय जनता पार्टी पे किए जाते रहे हैं। और जहां तक विषय पर्टिकुलर अगर एक तरीके से अतीक अहमद की बात कर जाए और इस घटनाक्रम की बात कर जाए तो पिछली सरकार में क्या कुछ हुआ वो सब बिल्कुल सर्वविदित है। और उसकी अगर कंपैरिजन की बात की जाए और आज उत्तर प्रदेश की सरकार की बात की जाए तो निश्चित रूप से कोई सपा का व्यक्ति आज तो वो भी सुरक्षित है, कोई बसपा का व्यक्ति आज वो भी सुरक्षित है। और जहां तक विषय एक तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार की, सब अधिकारी आज उत्तर प्रदेश में सुनते हैं, करप्शन समाप्त है और लॉ एंड ऑर्डर बेहतरीन है, गुंडों पे, माफियाओं पे, अपराधियों पे कठोरतम कार्रवाई होती है, कानूनी कार्रवाई होती है, संविधान का राज है, कानून का राज है। और निश्चित रूप से देश अगर किसी माध्यम से चलेगा तो संविधान के आधार पर चलेगा, कानून के आधार पर चलेगा और लॉ एंड ऑर्डर पूर्ण रूप से बेहतरीन रहना अनिवार्य है और उसी के आधार पर, संविधान के आधार पर चलाने का काम। विपक्ष तो कह रहा है कि आप उनके ही विधायकों को खरीदने में लगे हुए हैं क्योंकि 2027 का चुनाव मुहाने पर है, तो आपको डर लग रहा है बीजेपी हार जाएगी, इस बात के डर से आप सपा के कुनबे में जो आग लगाने का काम कर रहे हैं। नहीं, देखिए, समाजवादी पार्टी का अपना विषय है, अपनी पार्टी है समाजवादी पार्टी और उनके प्रवक्ता क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं वो निश्चित रूप से उनका अधिकार क्षेत्र है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का विषय है तो भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है। हमारा केवल इतना कार्य है कि हम जनता की सेवा करें। यदि आज हम सत्ता में हैं और आज भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में सत्ता में है और पूर्ण रूप से जनता को समर्पित हो गए, गाँव गरीब को समर्पित हो गए, पीड़ितों को समर्पित हो गए, शोषितों को, वंचितों को निश्चित रूप से समर्पित होकर पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। इसमें किसी रूप में कोई फंडबट नहीं, कोई उपाय नहीं। ठीक है। पंकज पांडे सर, आपके पास आ रही हूँ। एक चीज जो मुझे काफी देर से मेरे दिमाग में घूम रही थी, मैं आपसे ये सवाल कर रही हूँ सीधे तौर पर कि अगर कोई किसी को अच्छा लगता है आमतौर पर तो हम उसकी तारीफ करते हैं, ये बात हम सब जानते हैं और हम सभी आमतौर पर अपने जीवन में इसका इस्तेमाल भी करते हैं। अगर सपा से कोई है या कांग्रेस से कोई है, अगर किसी को किसी भी मुख्यमंत्री का, जैसे कि सीएम योगी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, पूजा पाल को पसंद आया, उन्होंने इस बात की तारीफ कर दी। इसके पहले भी विपक्ष आपस में लड़ता रहता है, ये बात तो भाई जग जाहिर है, लेकिन मायावती भी कभी कभी सीएम योगी की तारीफ करती हैं। अतीक अहमद की मौत पर मायावती रोने नहीं आई। किसी भी माफिया की अगर मौत होती है या एनकाउंटर होता है तो मायावती उनमें शामिल नहीं होती है, उल्टा वो सरकार के साथ होती हैं। तो फिर विपक्ष को इस बात से क्या समस्या है? अगर किसी माफिया का दी एंड हो रहा है, अगर राज्य से वो माफिया राज खत्म हो रहा है, तो इस बात पर ऐसे रोना बिलखना क्यों सर, क्यों जरूरी हो गया आज की राजनीति के लिए? ये देखिए, भारत के लोकतंत्र की एक बड़ी विशेषता रही है
बहुत खूबी रही है कि यहाँ पर विपक्ष जो रहा है वो राष्ट्र हित के मामलों पर सरकार के साथ रहा है। कानून व्यवस्था के मामलों में भी विपक्ष के ऐसी स्थिति रही है कि जहाँ पर आलोचना करनी है विपक्ष ने आलोचना किया है, और जहाँ प्रशंसा करनी है वहाँ पर प्रशंसा भी की गई है। लेकिन ये परंपरा काफी पीछे छूटती हुई दिख रही है वर्तमान में। हम इधर लंबे समय से देख रहे हैं कि विपक्षी पार्टियों का एकमात्र ध्येय है सत्ताधारी दल की आलोचना करना, और आलोचना इस स्तर तक करना कि भाषा की मर्यादा तो बहुत छोटी चीज है, बहुत सारी मर्यादाएं जो हैं वो तार तार हो जाती हैं। हम देखते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी तो उन्होंने उनको दुर्गा कहकर संबोधित किया था। इससे बड़ी स्वीकार्यता एक विपक्ष का नेता क्या करेगा। और सरकार ने जब उनसे कहा कि आपको बाहर जाकर भारत का पक्ष रखना है तो वो गए, भारत का और भारत सरकार का उन्होंने पक्ष रखा और उसको सिद्ध किया कि भारत सरकार का पक्ष सही। लेकिन इस समय हम लगातार देख रहे हैं कि आलोचना का स्तर बिल्कुल जमीनी स्तर पर क्या वो धरातल पर रसातल पर पहुंच गया है। किसी भी स्थिति में किसी भी परिस्थिति में सरकार की आलोचना ही करना है, सरकार को घेरे में ही लाकर खड़ा करना है। अब जैसे वर्तमान स्थिति में आप देख लीजिए, एक प्रश्न उठाया सपा के प्रवक्ता महोदय ने कि, और प्रश्न उचित भी है, कि पूजा पाल जी सपा से विधायक बनी, सपा ने उनको विधायक बनाया, और राजू पाल जी की हत्या के बाद से लेकर सपा की विधायक बनने से लेकर, और जब उन्होंने पहली बार योगी जी की प्रशंसा किया होगा तब तक के समय तक उन्होंने ऐसी कोई बात क्यों नहीं किया। इसका उत्तर जो सामान्य रूप से मुझे समझ में आता है वो ये है कि पूजा पाल जी बहुत राजनीतिक समझबूझ वाली व्यक्तित्व नहीं है। वो एक सामान्य महिला थी और उनके पति विधायक थे, और विधायक ऐसे थे जो कि युवाओं में लोकप्रिय थे, जो एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ लड़ रहे थे जो कि एक माफिया था, बिल्कुल, और एक अपराधी था, और जिसका एक बहुत बड़ा आतंक था, न केवल उस विधानसभा क्षेत्र में जहां से वो राजूपाल विधायक चुने गए, बल्कि समूचे प्रयागराज में और पूर्वांचल में। और अभी जैसे आपने बयान का जिक्र किया कि उन्होंने योगी जी को धुरंधर कहा, तो बयान कैसे आया ये भी समझ में आता है। धुरंधर मूवी आई है, बिल्कुल, उसमें एक कैरेक्टर है जो अतीक अहमद को मैच करता है। तो इन सारे चीजों को देखते हुए, मिलाते हुए, सिंक्रोनाइज करते हुए एक बयान उनका आया। मुझे नहीं लगता है कि इसमें ऐसा कुछ बहुत मतलब विरोध करने योग्य है कि उन्होंने कहा उनके पति की हत्या हुई थी और उसके बाद योगी जी के कार्यकाल में जो अपराधी था उसकी हत्या हुई, बिल्कुल। तो एक संतुष्टि होती है, परिवार वाले जब लड़ नहीं पा रहे होते हैं ऐसे माफिया से, ऐसे अपराधी से, और इस तरह की चीजें होती है तो एक संतोष की बात होती है। तो इस तरह के बयान आते हैं, निकलते हैं। तो अब मैं अपने उस उत्तर पर आ जाता हूँ जिसको मैंने अधूरा छोड़ दिया था जी। तो मैं ये कह रहा था कि पूजा पाल जी चूंकि एक सामान्य महिला थी, राजनीतिक समझ उनके अंदर नहीं थी, बहुजन समाज पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया, समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया, उन्होंने टिकट लिया, वो चुनाव लड़ी, जीती। तो इसमें ये इस तरह के प्रश्न उठाना जाहिर बात है सर, यही तो मेरा कहना है कि अगर हमें कोई चीज अच्छी लगती है तो हम उस चीज की तारीफ करते हैं, चाहे वो कोई वस्तु हो, चाहे वो कोई व्यक्ति हो। लेकिन इस बात पर इतनी बड़ी कार्रवाई, और इस बात पर हम चर्चा आगे भी जारी रखेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पे मुझे रुकना पड़ेगा, और उस ब्रेक से वापस लौटने के बाद हम तुरंत इस बात पर वापस आएंगे कि आखिर क्यों ये स्थिति अब आजकल की राजनीति में उभर कर आ रही है। जब खबरें बनती हैं तो सच सामने लाने के लिए चाहिए एक बेखौफ आवाज, जहां हर खबर पर पैनी नजर हो, जहां हर मुद्दे पर सीधा सवाल हो, जहां सिर्फ खबर नहीं, खबर के पीछे की सच्चाई दिखाई जाए। तेज, सटीक और बेबाक पत्रकारिता के साथ हर पल हर खबर, भारत अपडेट।
यह आनंद की जानकारी मिली कि भारत अपडेट का रिलॉन्च हो रहा है और ये विवेक जी कर रहे हैं। अब ये उनका चैनल है। बहुत आवश्यकता है कि न्यूज चैनल्स न्यूज दिखाएं, अपडेटेड दिखाएं। नाम भी अपडेट रखा है। और आजकल की भागती दौड़ती दुनिया में समाचारों की गति इतनी तेज हो गई है कि कई बार बड़ा समाचार होता है, आधे घंटे बाद किसी को बताओ तो कहता है मुझे पता है। इसलिए अपडेट रहे ऐसा तंत्र बनाना, खबरों में खबरों पर जोर रहे ऐसा करना, जिन खबरों में सनसनी नहीं है उनको उत्तेजक भाषा में न बताना, नए मानदंड स्थापित करना। मैं क्योंकि विवेक पाठक जी को लंबे समय से जानता हूं, उनमें ये सब करने की योग्यता, पात्रता और साहस है। और ये दिखाने का भी साहस है कि एक ईमानदार न्यूज चैनल के लिए बाजार में बहुत जगह है। मैं शुभकामनाएं देता हूं। जब खबरें बनती हैं तो सच सामने लाने के लिए चाहिए एक बेखौफ आवाज, जहां हर खबर पर पैनी नजर हो, जहां हर मुद्दे पर सीधा सवाल हो, जहां सिर्फ खबर नहीं, खबर के पीछे की सच्चाई दिखाई जाए। तेज, सटीक और बेबाक पत्रकारिता के साथ हर पल हर खबर। भारत अपडेट। भारत अपडेट की रीलॉन्च पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। विशेष तौर से विवेक पाठक जी को हम सब की ओर से बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद है कि भारत अपडेट का यह नया वर्जन और ज्यादा बेहतरीन खोजी पत्रकारिता, सटीक पत्रकारिता, आलोचनात्मक और संरचना वाली पत्रकारिता, उसका एक सतत उदाहरण बनकर उभरेगा। मुझे ये जानकर अत्यंत प्रसन्नता है कि भारत अपडेट अपने नए संस्करण में दोबारा से लॉन्च किया जा रहा है। मुझे लगता है जिस तरीके से भारत अपडेट ने पहले लोगों की सेवा की और लोगों को सही सूचना फैलाने में अपना नाम पैदा किया है, उसी गरिमा को और आगे बढ़ाते हुए भारत अपडेट अब नए तरीके से लोगों को अच्छी और सही सूचनाएं सही समय पर देंगे ताकि लोग इसका पूरा लाभ उठा सकें। धन्यवाद आप और आपको फिर से बहुत बहुत मुबारकबाद। जब खबरें बनती हैं तो सच सामने लाने के लिए चाहिए एक बेखौफ आवाज, जहां हर खबर पर पैनी नजर हो, जहां हर मुद्दे पर सीधा सवाल हो, जहां सिर्फ खबर नहीं, खबर के पीछे ब्रेक के बाद एक बार फिर से अपनी चर्चा की ओर आगे बढ़ेंगे और चर्चा इसी बात पर कि अगर कोई किसी की तारीफ कर रहा है तो उससे निष्कासन तक की जो प्रोग्रेस है, अगर हम कहें लोगों को वैसे प्रोग्रेस मिलती है। अब सरकार में कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी गलती को स्वीकार करते हैं। अगर कहीं घटना दुर्घटना होती है तो सरकार की तरफ से जवाब आता है कि हाँ कहीं लूप होल्स है, हम उसे दुरुस्त करने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन यही अगर विपक्ष से सवाल कर लिया जाता है तो ये हो जाता है कि आप हमारे विरोध में हैं। सवाल इसी पर करेंगे। नितेंद्र यादव जी को स्क्रीन पर लाइए। नितेंद्र जी, जब कश्मीर फाइल्स आई थी, द केरला स्टोरी आई थी, तब सबने कहा था कि ऐसा कुछ नहीं है, ये इसको बस पिक्चर के हिसाब से देखा जाए। पर धुरंधर 2 में अतीक अहमद के रोल जब आया, अतीक अहमद का रोल आया, दाऊद इब्राहिम का रोल आया और किस तरीके से गठजोड़ की बात जो है वहां पर पिक्चर में सामने आई, तो आप लोग इसको पिक्चर की तरह क्यों नहीं ले पा रहे हैं? क्यों इस पर बार बार सवाल उठा रहे हैं और प्रोपेगेंडा बता रहे हैं? और अब जब तारीफ हुई है तो उसको लेकर अब ऐसी स्थिति पैदा हो गई है। सुचित्रा जी, पहले तो मुझे लग रहा है कि सबसे पिक्चर से ज्यादा माहौल तो आप बना रहे हैं। किसने इस पिक्चर को लेकर के प्रतिक्रिया की? समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई? बात पूजा पाल की हो रही है। पूजा पाल और पहली चीज जो बार बार आप समाजवादी पार्टी पे
अतीक अहमद को थोपने का प्रयास कर रही हैं और मातम कर रहे थे, रो रहे थे, आंसू बहा रहे थे। ये आपको भाषा ठीक करनी पड़ेगी, इस तरीके के आपको आरोप नहीं लगाने चाहिए। 2012 से लेकर के 2026 तक के बीच में समाजवादी पार्टी में 2017-12 में जब उसको शिवपाल सिंह जी ने टिकट दी थी, एक आदरणीय अखिलेश यादव जी थे जिन्होंने पूरा खुल के बगावत कर दी थी और रास्ते से उसको वापस जाना पड़ा था, उसकी टिकट काट दी गई थी। 17 में समाजवादी पार्टी ने अतीक अहमद को जेल भेजा। ये भारतीय जनता पार्टी थी कि उसको देवरिया की जेल से रातों रात नैनी शिफ्ट करके उसको निर्दलीय नामांकन कराया गया था। ये भारतीय जनता पार्टी उसको सुविधा देती रही। नंद गोपाल गुप्ता नंदी जो भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टर हैं, उसके साथ किस तरीके से गलबैया डालते हैं, किस तरीके से उनका फाइनेंसर था, उनका फंड मैनेजर था, ये कौन नहीं जानता है, पूरे देश को पता है। और जब उसके बयान, ये पसमानदा मुसलमानों की कहानी लेकर के जब भारतीय जनता पार्टी आई, उसका हीरो कौन था? अतीक अहमद। उसी को तो महिमा मंडित किया जा रहा था। और जिस दिन ये खुलने का डर आ गया कि अब अतीक अहमद सारे राज खोल देगा, उसका पैसा किनके पास लगा है, आज भारतीय जनता पार्टी उसका यूज नहीं कर पा रही, तो उसकी हत्या करा दी गई। इसमें किसी को कोई आपत्ति थी क्या? पूजा पाल को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया और उसको विधायक बनाया। वो विधायक रहते हुए पिछले राज्यसभा के चुनाव में 6 गद्दारों के साथ उनमें से शामिल थी, वो भी उसने पार्टी के साथ क्रॉस वोटिंग की। तब तक अतीक अहमद जिंदा था, तब उसको डर नहीं लग रहा था। और अतीक अहमद आज मरने के बाद, चलिए अब सर आप क्रॉस वोटिंग वाले मुद्दे पर आए हैं, तो क्रॉस वोटिंग करने वाले जो 4 विधायक थे, आपने चारों को निष्कासित कर दिया है। आखिरी बची पूजा पाल थी, उसको भी आज आपने निष्कासित कर दिया। हाँ, इसलिए कर दिया निष्कासित की, ताकि उसको शपथ ग्रहण कराने लोगे जी। ठीक है, ठीक है, निष्कासित किया था। ठीक है। चलिए नितेंद्र जी, आपने अपना जवाब पूरा किया या कुछ बाकी रह गया हो तो पूरा कर लीजिए, फिर मैं जवाब देती हूँ। हाँ, मैं आपको पूरा सेंटेंस बता रहा हूँ कि कल तक आप चूंकि पूजा पाल, अगला चुनाव आ रहा है, उनको टिकट चाहिए, तो पूजा वर्मा जो पहले पूजा पाल थी, आज कब तक राजू पाल कौन था? राजू पाल कोई संत था क्या? वो पूर्व में तो उसी अतीक अहमद का गुर्गा था, वो भी तो एक अपराधी था। उसके ऊपर कितने मुकदमे थे? ये गैंगवार था, एक अपराधी ने दूसरे अपराधी को मारा, बाद में पुलिस ने तीसरे अपराधी को मारा। ये तो जो अपराध करेगा वो मारा जाएगा, ये प्रक्रिया। आज उनको फिर से टिकट चाहिए, तो चापलूसी और चमचागिरी तलवार चाटेगी, तो उनको याद आ रहा है कि योगी जी बड़े ठीक है, ठीक है नितेंद्र यादव जी, अब सुन लीजिए। अब जब आपने इतना कुछ बोल दिया तो अब आपको सुनना भी पड़ेगा। पहली बात ये कि जो आप इतने देर से मेरी भाषा को लेकर सवाल उठा रहे, तो मैं समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव, उनसे रिक्वेस्ट करती हूं कि सर आप एक इंस्टीट्यूट डाल दीजिए जर्नलिज्म की, जहां पर सपा के जितने भी नेता हैं वो एक डिक्शनरी तैयार करें और उसमें शब्द सारे डाल दें कि हमारे आज से एंकर्स जो हैं हमारे शब्दों का प्रयोग करेंगे। अगर जरा भी ऊंच नीच होती है तो फिर हम उनके विश्वसनीयता पर सवाल उठा देंगे। ये काम आप तत्परता के साथ करवा दीजिए। दूसरी बात सर, आज आपने टीवी पर बैठ के एक्सेप्ट कर लिया कि पूजा पाल ने किसी दूसरे पार्टी से बिलोंग करने वाले मुख्यमंत्री की तारीफ की, हमने निष्कासित कर दिया, है ना सर? इसी बात को तो लेकर सवाल हो रही है ना। आप बार बार प्रोपेगेंडा बता रहे हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जब M-22 समीकरण को लेकर बात करते हैं तो आप इस बात से खुद को अछूते कैसे मान सकते हैं कि आपने अतीक अहमद को शरण नहीं दिया? आपके संरक्षण में हुआ है सर, इतिहास के पन्नों में नहीं किया गया, झूठ बोल रही। भाजपा का संरक्षण मिला। आज अपना दल था, आज अपना दल किसके साथ में? सोनीलाल पटेल किसके साथ में? वो तो अपना दल था, अपनी पार्टी। सर ये इस मुद्दे से जुड़ा तो नहीं है सर। एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, दिल्ली में तरुण की हत्या हुई थी सर, आपका जवाब उस पर क्या होगा? आपको पता है सर तरुण मर्डर केस आपको पता है? आपके सवाल का जवाब दे दे। आपने कहा कि हम डिक्शनरी तैयार करते हैं, हम भाषा पे। आपने कहा समाजवादी पार्टी मातम पुष्टि कर रही थी। बताइए समाजवादी पार्टी का कौन सा नेता कब अतीक अहमद की मौत पर मातम पुष्टि कर रहा था? सर मैं तो कह रही हूँ वो तो शुक्र मनाइए कि धुरंधर की पिक्चर में कुत्ते से हाथ मिलाता हुआ सीन नहीं पड़ा था, वरना अभी क्या क्या होता वो आप लोगों को भी पता होता। खैर अविरल जी आपके पास आना चाहूंगी। अविरल जी अब सुन ही रहे हैं आप, इतने देर से बवाल मचा हुआ है। एक पिक्चर जब कश्मीर फाइल्स आती है, द केरला स्टोरी आती है, तो होता है कि भैया इसको पिक्चर की तरह देखिए, रियलिटी इसमें नहीं है। बट धुरंधर को प्रोपेगेंडा करार दिया जाता है। आज वही धुरंधर महज 1 हफ्ते का भी समय नहीं बीता, 800 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुकी है। अब आपसे मैं ये सवाल लेना चाहती हूँ कि क्या सच में आप लोग
जिस तरीके से अमित शाह पर भी कई बार ये आरोप लगा है कि आप लोग जानबूझकर विपक्ष के नेताओं को तोड़ने के लिए उन्हें लालच देते हैं, उन्हें भ्रमित करते हैं, वही क्या पूजा पाल के साथ भी सेम चीज हो रहा है? और यही चीज बाकी के जो चारों विधायक थे जो इन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी, क्या उनके साथ भी ये सेम चीज आप लोग कर रहे हैं, पर्दे के पीछे कर रहे हैं ताकि किसी को पता ना चले और उनका कुनबा भी टूट जाए? बिल्कुल खुलेआम एकदम स्पष्ट रूप से अगर बात कर ली जाए भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की, शामिल ना होने की, अगर एक प्रकार से जो बात की जा रही है, यहाँ नितिन जी बैठे हुए हैं। नितिन जी को मैं निश्चित रूप से ऑन टेलीविजन निश्चित रूप से कह सकता हूँ, अपील कर सकता हूँ, कह सकता हूँ, अगर उन्हें अच्छा लगता है भारतीय जनता पार्टी परिवार, वो आ सकते हैं, आने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। और रही बात जहां तक विषय है लाभ हानि, फायदा नुकसान, इस आधार पर भारतीय जनता पार्टी अब किसी को अपने साथ नहीं जोड़ती है, बिल्कुल स्पष्ट है। और कोई जुड़ना चाहता है बाहर से, स्पष्ट रूप से वो कहता है कि अब वो हमारे परिवार में शामिल होना चाहता है, तो निश्चित रूप से हमारा परिवार निश्चित रूप से सब लोगों को एक्सेप्ट करने वाला परिवार है, सबको जोड़ने का काम करता है। हम तो एकजुट रखने में विश्वास रखने वाले लोग हैं, एकजुटता की बात करने वाले लोग हैं और सबका सम्मान करने वाले लोग हैं। और निश्चित रूप से कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित हो, कोई भी व्यक्ति अगर आना चाहता है, निश्चित रूप से उसका स्वागत है। हमारी विचारधारा के आधार पर अगर वो आगे बढ़ना चाहता है, विकास की विचारधारा के आधार पर आगे बढ़ना चाहता है और राष्ट्रवाद की विचारधारा के आधार पर देश को आगे बढ़ाना और मजबूत करना चाहता है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। और ठीक है विरल जी, ठीक है, अब यहाँ पे मोनोलॉग नहीं चल रहा है बीजेपी का कि आप इतने देर से बखान बतिया रहे हैं। ठीक है, आपकी पार्टी जो कर रही है, काम कर रही है, जनता देख रही है, उसका आकलन जनता ही करेगी और 2027 में जवाब भी जनता ही देगी। पंकज जी, अब सुन रहे थे आप इतने देर से और मैं इस बात को लेकर काफी ज्यादा मुझे थोड़ी सी हास्यास्पद भी लग रही है और मुझे लग रहा है कि अच्छा हुआ धुरंधर के सीन में वो कुत्ते वाला सीन नहीं डाला गया, नहीं तो अभी थोड़ा माहौल कुछ और हो जाता। खैर पंकज जी, मैं आपसे ये भी समझना चाह रही हूँ कि चुनाव काफी नजदीक है और ये बात अब जनता भी समझ चुकी है कि विपक्ष लगातार एक पार्टी का विरोध ना करके पूरे देश विरोधी बन गई है। मिडिल ईस्ट के युद्ध का मुझे जिक्र करना पड़ेगा। यहाँ पर मिडिल ईस्ट में युद्ध चल रहा है। अमेरिका जो कि 25-26 करोड़ की जनता वहां पर रहती है, समस्या वहां पर भी आ रही है। 145 करोड़ के देश में अगर थोड़ी बहुत समस्या है, थोड़ी ज्यादा ही है, तो क्या हम विपक्ष के नाते, क्या हम सरकार में रहने के नाते, क्या हम आम जनता के नाते सरकार के पक्ष में या सरकार के समर्थन के साथ काम नहीं कर सकते? क्यों बार बार इन मुद्दों को ऐसे उठाया जाता है कि जनता इस बीच पैनिक कर रही है? हम ये क्यों भूल जाते हैं कि हमारे देश की जनता 145 करोड़ की है? देखिए, सबसे मूल बात समझनी होगी, जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं ये सिद्धांतों पर चलने के लिए होती हैं, लेकिन सिद्धांतों पर कभी चलती नहीं है। राजनीतिक पार्टियों का मूल जो ध्येय होता है वो होता है सत्ता की प्राप्ति, और सत्ता की प्राप्ति के लिए जो जो करना पड़ता है वो ये पार्टियां करती हैं। अब जहां तक आज इधर कल उधर, आज इस पार्टी में कल उस पार्टी में, इन चीजों की बात है, जैसा कि अविरल मलिक जी भी अभी आमंत्रण दे रहे थे, तो ये तो चलता है, राजनीति में चलता है, लोग इधर होते हैं उधर जाते हैं, लेकिन जो राजनीतिक सिद्धांत होते हैं उनके निम्नतर स्तर का तो पालन किया ही जाता है। आज जैसा कि आपने इंगित किया, स्थितियां ऐसी आ गई हैं कि कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी स्थिति हो, अब अभी मैं एक जगह सुन रहा था, अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के ऊपर हमला किया। उसके लिए एक राजनीतिक पार्टी के सदस्य, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो भारत सरकार को कोस रहे थे। वो कह रहे थे कि भारत सरकार ने हमला करवा दिया, मोदी जी ने हमला करवा दिया, मोदी जी इजराइल चले गए तो हमला हो गया और मोदी सरकार हाय है। मतलब आप क्या कहेंगे कि इन बातों को क्या कहेंगे, क्या स्तर है? एक बात। दूसरी बात, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो आज आपकी डिबेट से निकलकर सामने आई है। सपा के जो प्रवक्ता महोदय हैं नीतीश जी, इन्होंने अभी मुझसे पहले जो बातें कही, आप ध्यान से सुनेंगी तो स्पष्ट हो जाएगी किस तरह से अतीक अहमद की ने जो राजू पाल की हत्या किया, उसमें अतीक अहमद को डिफेंड कर रहे थे, एक हत्या को डिफेंड कर रहे थे। ये कह रहे थे कि अगर एक अपराधी थे, राजू पाल के ऊपर अगर कुछ मुकदमे दर्ज थे तो ऐसे आदमी की तो हत्या होगी ही। अतीक ने कर दिया तो क्या हुआ? यही टेक है। नहीं, गलत कर रहे हो। पंकज पांडे, और इसी टेक से बचने की जरूरत है। आप वीडियो निकाल कर देख लीजिएगा। पंकज पांडे, देखिए गलत बात आप नहीं बोलेंगे। पहली चीज, आप हमारे बयान को इस तरीके से, मैंने कहा कि राजू पाल भी एक अपराधी था, राजू पाल की भी हत्या हुई और अतीक अहमद अपराधी, कोई ना कोई तो अपराधी, किसी ने गैंगवार हुआ, मारा गया।
इस पर अतीक अहमद ने हत्या की जस्टिफाई कैसे कर सकते हो आप? क्या आप इस तरीके की भाषा नहीं बोल सकते? देखिए आप वही कहना होगा जो गलत आप अपनी बयान रखें, लेकिन मेरे बयान को आप तोड़ मत पंकज जी आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे नितेंद्र जी बैठे हुए हैं, और अगर आप जैसे कि मैं भी अगर किसी ऐसे शब्द का इस्तेमाल करती हूँ जो उनके दिमाग में जो डिक्शनरी फिट है उससे फिट नहीं होती है, तो फिर उन्हें तकलीफ होती है। तो आप भी इसका ध्यान रखिए। आज हमारे साथ नितेंद्र जी, हम पूरा सहयोग करेंगे नितेंद्र जी आपको। जी पंकज जी, नितेंद्र जी को न केवल तकलीफ होती है, बल्कि वो अपने राजनीतिक दल की प्रतिष्ठा के अनुसार भाषा शैली का भी प्रयोग करते हैं। अरे आपको अगर कोई बात गलत लग रही है, तर्क सहित आप कहिए कि मेरी बात गलत है, सामने वाला गलत बोल रहा है। अब आप आकर अगर आप शब्दों का प्रयोग करेंगे, अगर आप टीवी डिबेट में टीवी चैनल के एंकर को ही डिमोरलाइज करेंगे, उसको ही सिखाएंगे कि वो क्या बोले, क्या कहे, क्या प्रश्न करे, तो इससे ज्यादा पंकज जी इन सारी चीजों की अब हमें आदत हो गई, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता है। हालांकि अब मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगी, और मैं नितेंद्र जी आपसे पूछना चाह रही थी कि आप जिस तरीके से सबकी विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि पूजा पाल एहसान फरामोश निकली, आप ये कह रहे हैं कि बाकी के जो आपके विधायक थे जिनको आपने निष्कासित किया क्रॉस वोटिंग को लेकर, अभय सिंह, राकेश प्रताप सिंह, सब आपके एहसान के तले दबे हुए हैं, अगर उन्होंने बगावत की तो वो सब एहसान फरामोश हैं। जरा मुझे ये बताइए कि इस तरीके से आप जो कृत्य कर रहे हैं, आने वाले चुनाव में आप सामने वाली पार्टी को मौका नहीं दे रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? पहले तो हम लोग कृत्य क्या कर रहे हैं? हम एक राजनीतिक पार्टी है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख विपक्षी पार्टी है। हमने चुनाव लड़ा, हमको जनता ने जो मैंडेट दिया हम उस काम को कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को जनता ने मैंडेट दिया, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बैठी है। क्या लक्ष्य होता है विपक्ष का? सरकार की नीतियों पर जो गलत नीतियां हैं, जन कल्याण से विमुख हो रही विपक्ष है, उसका काम मैं कि जनता की से जुड़े मुद्दों को उजागर करे और सरकार का ध्यान आकर्षण करे, सरकार उनके समाधान करे। समस्याएं बताने का काम विपक्ष करेगा, समाधान निकालने का काम सरकार करेगी। इसमें क्या, अगर हमारी पार्टी के कुछ गद्दार, इनको क्या कहोगे, जो आप दूसरी पार्टी से जीतेंगे फिर दूसरी पार्टी में पार्टी विप के खिलाफ जाकर के क्रॉस वोटिंग करते हैं, इनको आपकी भाषा में क्या कहा जाता है मुझे नहीं पता, मेरी भाषा में उसको गद्दार कहा जाता है। गद्दारों को गद्दार नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा? रही बात पूजा पाठ, आज जैसे पूजा, इसके पहले भी हमने तीनों को निकाला है, बिल्कुल निकाला, और आगे जो उनको भी निकाला जाएगा। अरे और पूजा पाठ पहली बार नहीं निकाली गई, पूजा पाठ 2017 में भी समाजवादी पार्टी से निकाली जा चुकी है। उनका आचरण, उनका कृत्य ऐसा था, उस समय भी समाजवादी पार्टी में रह करके समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के, तो फिर वापस क्यों ले, फिर वापस पार्टी में शामिल क्यों किया जब उनके आचरण ठीक नहीं थे? तब भी उनको निकाला गया था, बाद में फिर आए, क्षमा मांगा, और उनके उसी के दुख दर्द को देखते हुए कि उनके साथ अन्याय हुआ, उनके पति की एक नौजवान था कि नई शादी हुई थी, उसकी हत्या हुई थी, समाजवादी पार्टी ने उनको टिकट दिया, आज विधायक बनाया। अगर उनको ये डर था, योगी जी सरकार बन गई थी, अतीक अहमद से खतरा था, तो पहले ज्वाइन करनी थी भारतीय जनता पार्टी। अतीक अहमद के मरने के बाद उनको डर, और ये आज भी, ये तो बिहार की चुनाव पकड़ी नहीं गई थी, भारतीय जनता पार्टी के लिए कंपेन करते हुए चुनाव प्रचार बंद होने के बाद बिहार चुनाव पकड़ी गई थी। तो ये तो लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करे, हमने आज इनको मुक्त कर दिया। अब भारतीय जनता पार्टी लाल गलीचा बिछा करके इनका स्वागत करे, मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है, बढ़िया मंत्री की शपथ दिला में, इसमें हमें क्या दिक्कत हो सकती है? रही बात है पंकज जी की, पंकज जी ने चूंकि मेरे शब्दों को घुमाने की कोशिश की, मैंने कहा राजू पाल कोई संत नहीं था, राजू पाल भी उसी अतीक अहमद का शूटर था, उसी अतीक अहमद का गुर्गा था। तो दो गुर्गे, दो अपराधी आपस में लड़े, राजू पाल ने उनके लिए कितनी हत्याएं की, उसने ठीक है सर, आपका 30 सेकंड नहीं बल्कि 1 मिनट पूरा हो गया है, ठीक है। अतीक अहमद की हत्या कर दी, तो ये तो हत्या हो रही है, इसमें माता पुष्टि कौन कर रहा है? सर फिर मेरे को फिर मुझे सर सवाल दोहराना पड़ेगा कि आप जिस तरीके से राजू पाल को कह रहे कि अपराधी था, अतीक अहमद अपराधी था, लेकिन जिस तरीके से आप लोग पिक्चर को सत्य मान रहे हैं, जो फिल्म आई आप उसको अगर सत्य मान रहे हैं, तो उसमें राजू पाल का तो जिक्र हुआ नहीं था, उसमें तो अतीक अहमद का जिक्र हुआ, जिसको लेकर भी आप लोग सवाल उठा रहे हो। दूसरा सवाल मेरा ये कि सर उमेश पाल तो कोई वो अपराधी नहीं था, उमेश पाल की भी तो ऐसे ही दिन दहाड़े हत्या हुई थी, वो तो चश्मदीद गवाह था, उसकी हत्या क्यों हुई सर?
ये तो आप बताएंगे, सरकार बताएगी सत्या क्यों हुई, हत्या के बाद उसके खिलाफ कार्रवाई क्या क्या हुई, अतीक अहमद को क्या सुविधा। फिर जब आपके अगेंस्ट सवाल होता है तो जवाब फिर मुझसे मांगा जा रहा है, जवाब फिर सरकार से मांगा जा रहा है, और फिर आप उसको बैठ के डिफेंड भी कर रहे हैं। सर, दोहरा रवैया नहीं चलेगा यहाँ पे। अविरल जी, आप इतने देर से सुन रहे हैं और बार बार यही सवाल उठ रहा है, और अब ये बात किसी से छुपी नहीं है कि चाहे पार्टी कोई भी हो, कहीं ना कहीं माफियाओं का संरक्षण है। चाहे वो धनंजय सिंह का नाम ले लो, चाहे सोनेलाल जी का उन्होंने नाम लिया था, क्यों आखिर बार बार ऐसा होता है? और जब आप भी अगर आप विपक्षी पार्टी से सवाल कर रहे हैं तो इसके लिए ये भी इसकी भी जरूरत है ना कि आप कम से कम दूध के धुले हो। नहीं, सही बात है, सवाल इन्हें पूछना चाहिए। और रही बात एक तरीके से उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में माफियाओं की, माफिया राज की, तो इस चीज को मैं बड़े प्रसन्नता के साथ कह सकता हूं नितेश जी को और सभी लोगों को कि उत्तर प्रदेश में आज कोई अपराधी, कोई माफिया किसी रूप में खुलेआम नहीं घूम रहा। अगर कोई घूमता है तो निश्चित रूप से वो जेल पहुंचा दिया जाता है, जेल पहुंचाने का काम किया जाता है, कठोरतम कार्रवाई की जाती है हर माफिया पे, हर गुंडे पे, हर अपराधी पे, हर असंवैधानिक तत्व पे कठोरतम कार्रवाई की जाएगी, चाहे किसी राजनीतिक दल से संबंध रखता हो और चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी कोई भी हो, जाट, गुर्जर, राजपूत, क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण, यादव, कोई भी किसी जात, पंथ, समुदाय, धर्म, भाषा का कोई व्यक्ति हो, इससे मैं समझता हूँ कोई किसी रूप में इफेक्ट नहीं है। सब पे कार्रवाई होती है, होनी चाहिए। एक आधार पे कार्रवाई होती है, वो उस आधार पे होती है कि भाई अगर वो अपराधी है तो कार्रवाई होनी चाहिए। इस आधार पे नहीं होती कि वो मुसलमान है, वो हिंदू है। कार्रवाई इस आधार पे होती है कि वो क्रिमिनल है। तो कार्रवाई की तो सर बात ही नहीं कर रही, मैं तो ये पूछ रही हूँ कि बीजेपी दूध की धुली तो है नहीं, कहीं ना कहीं माफियाओं के संरक्षण की, माफियाओं के साथ की बात तो बीजेपी पर भी आरोप लगते रहे इस चीज को लेकर। नहीं, देखिए, आरोप लगाना तो, सवाल पूछना तो अधिकार है, सामने वाला सवाल पूछे, आरोप लगाए, लेकिन जो वास्तविकता है धरातल पे जो मौजूद है वो बिल्कुल स्पष्ट है। जो भी क्रिमिनल मेंटेलिटी के लोग हैं, अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, उन्हें जेल भेजा जाता, सबको जेल भेजा जाएगा। विश्वास रखिए, एक अपराधी उत्तर प्रदेश में नहीं बचा और ना बचेगा, ना बचने पाएगा। कहीं भी होगा ढूंढ के जेल भेजने का काम करेंगे। कानून के आधार पर प्रदेश भैया, अविरल जी, कोडिन भैया कहाँ है? जेल में है? अपराधी नहीं, संत है, योगी जी के आश्रम हैं। नितेश जी किन की बात कर रहे हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आवाज भी उस प्रकार से नहीं आ रही। कोई पर्टिकुलर वर्ड का नाम ले रहे हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ उस शब्द के नाम का कोई आदमी नहीं है उत्तर प्रदेश में। चलिए, अब आप नहीं समझ पाएंगे, आप काफी भोले हैं आजकल, आप भी संत बनने की दिशा बढ़ गए, दाढ़ी वाड़ी बढ़ा दी अविरल जी। कोई बात नहीं, इतने भोले तो आप नहीं होगी, आप ये नहीं समझ रहे हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप एक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हो, और जो कोडीन वाला मामले की आपने बात की, तो उस मामले में जो भी अपराधी की जो बात है, और हर मामले की मैं बात कर रहा हूँ, जांच होती है, जांच के आधार पर कठोरतम कार्रवाई होती है, चाहे कोई अपराधी हो, किसी को नहीं बख्शा जाएगा, सबके ऊपर। ठीक है पंकज जी, अब आपसे मेरा सवाल होगा कि 2027 का चुनाव क्या एक बार फिर से कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने या फिर कानून व्यवस्था को लेकर ही होने वाला है? क्योंकि जिस तरीके से अब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया, 27 अभी थोड़ा वक्त है, लेकिन वही एक सवाल वापस से उठ के आ रहा है वापस कि माफिया राज था, जंगल राज था, बहुत दिक्कतें थी। अब इस चीज को लेकर क्या बीजेपी फिर से वही मुद्दा उठाएगी जिस तरीके से अतीक अहमद वाला मुद्दा पिछले बार भी उठाया गया था, और अब एक बार पिक्चर में उस सीन के बाद से अतीक अहमद का मुद्दा दोबारा से उठ गया है, तो 27 का चुनाव क्या फिर से वही कानून व्यवस्था पर आकर टिक जाएगा? देखिए शिप्रा जी, निश्चित रूप से चुनाव कोई भी हो, कानून व्यवस्था एक महत्वपूर्ण मुद्दा हमेशा रहता ही है। और जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, तो उत्तर प्रदेश ने माफियाओं का एक लंबा दौर देखा है और यहाँ की जनता ने उन माफियाओं के अत्याचारों को भुगता है। और इस बात को मैं निश्चित रूप से बहुत जोरदारी के साथ कह सकता हूँ कि योगी जी के पिछले जो शासनकाल के वर्ष रहे हैं, उस दौरान जो कानून व्यवस्था है वो उत्तरोत्तर सही दिशा में आगे बढ़ी है। हालांकि कानून व्यवस्था एक ऐसी चीज है जिस पर हमेशा काम किए जाने की आवश्यकता बनी ही रहती है। कोई भी सरकार अगर ये दावा करे कि 100% उसने कानून व्यवस्था को सुधार दिया है, सही दिशा में कर दिया है, तो ये उचित नहीं होता है। ये निश्चित है कि कानून व्यवस्था सुधरी है और कानून व्यवस्था एक प्रमुख मुद्दे के रूप में विधानसभा चुनाव 2027 में स्थापित रहेगी। हाँ, ये जरूर है कि थोड़ा सा इसमें भाजपा सरकार को दिक्कत इसलिए आएगी क्योंकि पिछले लंबे समय से सरकार आपकी है, तो बहुत पहले जो कानून व्यवस्था ज्यादा बिगड़ी हुई थी उसको आप कब तक एक मुद्दे के रूप में प्रोजेक्ट कर पाएंगे, ये बड़ा प्रश्न है।
जाहिर बात है। तो ये प्रश्न तो जाहिर बात है बना ही रहेगा, क्योंकि 2027 का चुनाव बहुत ही ज्यादा नजदीक है। अब नितेंद्र जी, आपसे एक सवाल मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर आपके पार्टी के नेता आपको या आपके नेता आपके सुप्रीमो अखिलेश यादव से सवाल करते हैं, किसी भी मुद्दे पर अगर सवाल करते हैं, और अगर आप उनको ऐसे निष्कासित करने की कार्रवाई आगे भी जारी रखेंगे, तो फिर पार्टी आने वाले समय में चुनाव में किनको मैदान में उतारेगी? क्या नए लोगों पर ही भरोसा जताना अब समाजवादी पार्टी के पास एक ऑप्शन रह गया है, या फिर वो पीडीए की बात करते हैं, एमवाई समीकरण की बात करते हैं? तो क्या सिर्फ और सिर्फ आप एक ही समाज से अब जाकर चुनाव में जो लोग उतारेंगे वही उतार सकते हैं? क्योंकि आप बाकी के तो आप टिकने दे नहीं रहे किसी को, क्योंकि आप सवाल किसी को करने नहीं दे रहे हैं। सुचिता जी, मैं क्या कहूँ, आपका जो सवाल है, ये पार्टी में थे कब जिनको निष्कासित करने की बात करें? ये पार्टी में कितने दिनों से नहीं? ये 2 साल पहले इन लोगों ने क्रॉस वोटिंग करके बगावत में ये लगातार भारतीय जनता पार्टी में ऑफिशियली शामिल होकर के प्रचार कर रहे हैं। आपका नाम निकाला, हमने उनको मुक्त किया है, उनकी दुविधा खत्म की है। ये सवाल हमसे नहीं था, उनका सवाल तो 2 सालों से हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का बिहार चुनाव बाकायदा प्रचार कर रहे थे और रात पकड़ी गई थी। जब चुनाव प्रचार बंद हो जाता है एक दिन पहले, इसके बाद तो वहां पैसे बांटते, शराब बांटते पकड़ी गई थी। ये बात तो आपको पता होगा। भारतीय जनता पार्टी को मैंने दे दिया सत्रह पे भेज रहे उनको प्लेट पे, अब उनको मंत्री बनाइए ना। अभी तक उनके सामने टेक्निकल दिक्कत थी कि वो समाजवादी पार्टी से ऑफिस से भी निष्कासित नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी क्यों आश्वासन दे रही थी कि भाई या तो आप रिजाइन करिए और हमारी पार्टी चुनाव लड़िए, और या तो आपको निष्कासित किया जाए। हमने उनको निष्कासित कर दिया है और पहले भी 3 को निष्कासित किया है। तो ये हमारे थोड़ी ना थे, ये तो हमसे पहले जा चुके थे। ये गद्दार है, मैं कह रहा हूँ, और गद्दारों को मुक्त कर दिया भारतीय जनता पार्टी गले लगाए। अभी अभियान जी कह रहे थे ये राष्ट्रवाद में, राष्ट्र प्रेम में, तो ये सारे राष्ट्रवादी राष्ट्र प्रेमी भाजपा में है। अब इनको आप मंत्री बनाइए, इनका सम्मान करिए, इनका नागरिक अभिनंदन करिए। समाजवादी पार्टी ने तो इनकी जो टेक्निकल समस्या थी उसका समाधान किया है। ठीक है, ये आज थोड़ी पूजा को निकाला, पूजा को निकाल चुकी है। ठीक है। अब चलिए सर, आपने जो गद्दारी की बात कही है, अभी से एक सवाल अभी मेरा और भी निकलकर सामने आ रहा है कि आप कहते हैं गद्दारी की बात की, अगर क्रॉस वोटिंग की तो वो पार्टी की गद्दार हो गई। इसके पहले जब भी भारत में एक मिनट, इससे पहले जब भी भारत में भारत विरोधी गतिविधि नारे लगाए गए हैं, जिनमें कई सारे नारे हैं, आपको सर याद होगा, जेएनयू का भी मामला आपको याद होगा, तब जब गिरफ्तारियां हुई थी तब आप लोग उन लोगों को लेकर इतने ज्यादा पॉजिटिव क्यों हो गए थे? तब गद्दारी क्यों नहीं याद आ रही थी? पहली चीज आपको एक बात बता दूं कि कभी भी समाजवादी पार्टी किसी गद्दार के साथ नहीं खड़ी हुई। और आप जिन लोगों का नाम ले रही हैं, पहली चीज तो समाजवादी पार्टी से जुड़े नहीं है। उस समय के छात्र संघ के पदाधिकारी थे। सर वही मैंने कहा ना सर, दोहरा रवैया यहाँ नहीं चलेगा। उमर खालिद की जब गिरफ्तारी हुई थी तो आपके भी पार्टी के वही नेता थे जो ये कह रहे थे कि छात्रों को कैसे गिरफ्तार कर लिया गया। वो गद्दारी नहीं थी जब भारत के खिलाफ नारे लगाए जा रहे थे। सर बस ठीक है, दोहरा रवैया नहीं चलेगा। सर बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में हिस्सा बनने के लिए। लेकिन एक बात की, जिस तरीके से चुनाव नजदीक आ रहा है और समाजवादी पार्टी आंख बंद करके ये सोच रही है कि अब अंधेरा नहीं दिखेगा, ऐसा नहीं होता है। पार्टी को कहीं ना कहीं काम करने की जरूरत है। हालांकि फिलहाल के लिए चर्चा में इतना ही। बहुत शुक्रिया आप लोग हमारे साथ जुड़े और अपना वक्त दिया। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।